प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने पिछली जन्म कुंडली के लग्न और नवमांस का एक साथ विश्लेषण करने के लिए, जहां पिछले दिनों के कार्यक्रम में, कल के कार्यक्रम में मैंने शुभम राठौर जी के जन्म कुंडली के लग्न चार्ट का अध्ययन किया था। आज उनके लग्न और नवमांस दोनों का एक साथ तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए उपस्थित हूं। आज के कार्यक्रम को शुरू करने से पहले दो तीन बातें बता देता हूं। सबसे पहले, आप जो भी दर्शक जिनका कुछ सवाल जो मन को मथता और परेशान करता रहता हो, कल रविवार के कार्यक्रम के लिए आज के कार्यक्रम के कमेंट बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस जरूर दें। साथ ही साथ जिनकी कुंडली है उनका नाम जरूर लिखें। AM और PM जन्म कब हुआ है ये आवश्यक है लिखना, और जन्म स्थान कुछ ऐसा लिखिएगा जो आसानी से मिल सके। अगर हो सके तो जिला वगैरह ज़्यादा बेहतर होता है। एक कार्यक्रम और आपको मिलेगा आज इस कार्यक्रम के जस्ट बाद, उस पर थोड़ी सी आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी, जहाँ पे मैं अपने साथ कुछ लोगों के साथ जो व्यवहार मुझे मिल रहा है और जो लोग मुझे किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं वो आपके साथ साझा करूँगा। तो एक बात और है कि कल का कार्यक्रम आपने देखा, आज का भी तो देख ही रहे हैं। इसके तुरंत बाद आपको एक और कार्यक्रम मिलेगा, तो उसे भी देख करके अपने वास्तविक रूप में, बिना किसी लाग लपेट के और बिल्कुल एकदम शुद्ध परिष्कृत रूप से इंसानियत के भरोसे, मानवता के मार्ग पे जा करके मेरे उस कार्यक्रम को देख करके उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्योंकि हम जहां जी रहे हैं कोई आवश्यक नहीं कि जैसे आपके सामने आ रहे हों वैसे ही हों। हो सकता है कि इस पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा हो। आइए शुरू करते हैं। कल मैंने लग्न कुंडली का विश्लेषण किया था, थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे भी 2 मिनट कर देता हूँ। वृषभ लग्न की कुंडली बनी थी। ये मेहनती लग्न होता है, लेकिन लग्न के अधिपति 12वें गए शुक्र, इस वजह से व्यक्तित्व को थोड़ा सा कमजोर किए। ये व्यक्ति के जीवन में असफलता के मार्ग को खोलने वाले हो जाते हैं, क्योंकि पराक्रम का कारक, मजबूती का कारक, धैर्य का कारक, आत्मविश्वास का कारक, श्रेष्ठता का कारक और कहीं ना कहीं जीवन की प्रत्येक प्रकार की सफलता का जो द्योतक ग्रह है वो खुद उच्च का तो हो रहा है, लेकिन 12वें में। साथ ही साथ ज्ञान भाव का अधिपति बुध, जहां एक राहु जैसा पापक ग्रह बैठा है, वो वहां के अधिपति होकर के बुध 12वें जा रहे हैं। तो बुद्धिमत्ता का क्षय दिख रहा है, निर्णय लेने में परेशानी दिख रही है, व्यक्ति का स्वास्थ्य परेशान हो सकता है, यह भी दिख रही है, क्योंकि 12वें भाव में 3 ग्रह बैठे हैं। सुख भाव में मंगल की उपस्थिति है, ये व्यक्ति के माता जी के स्वास्थ्य में परेशानी खड़ा करने वाले हो सकते हैं, इस वजह से उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल जरूरी है। धन भाव में चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी बन रही है। कारण है क्योंकि ये शुभ ग्रह की राशि बनी, और एक शुभ ग्रह जो कि सर्वाधिक शुभ ग्रह के तौर पे इस कुंडली में देखा जा रहा है, शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के होने के कारण ये धन भाव को बड़ा बेहतरीन शुभता दे रहा है। और प्रत्येक प्रकार का, अब यहाँ से चंद्रमा वहाँ बैठे हैं तो वाणी में लाभ दे देंगे, व्यक्ति का कुटुंब अच्छा होगा, माता पिता के साथ संबंध कोमलता वाला होगा, उनके साथ किसी भी तरीके की नानुक्ष वाली बात नहीं होगी, व्यक्ति के आजीवन धन की स्थिति को कमजोरी के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए। सूर्य 12वें जा रहे हैं तो संगति को अच्छा रखने की आवश्यकता है, ये बातें बन रही हैं। यहाँ गुरु नीच के हुए हैं, उनका नीचत्व तो मंगल ने भंग भी किया है, और मंगल और सूर्य का परिवर्तन भी बन रहा है, लेकिन वो थोड़ा कम प्रभावित होगा। कारण क्योंकि एक व्ययेश हैं जिनके साथ सूर्य ने राशि परिवर्तन किया है। सुख के अधिपति बने सूर्य, 12वें भाव के अधिपति बने मंगल। इन दोनों का जो संबंध बना वो कैसा बना? वो अच्छा बना है, लेकिन फिर भी चूंकि व्ययेश के साथ सूर्य का परिवर्तन हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के प्रभाव में और अपने प्रभावों में क्षीणता लाने वाला होगा। बुध थोड़े कमजोर दिख रहे हैं, ये कुंडली में मैंने कहा। गुरु थोड़े कमजोर दिख रहे हैं, वो मैंने बात कही है। शनि केतु का प्रभाव जन्म कुंडली में शिक्षा भाव को थोड़ा सा कमजोर करेगा। कारण क्योंकि एक तो पापक ग्रह यहाँ राहु बैठे, दूसरे यहाँ के अधिपति षडाष्टक योग लगा करके इस भाव को कमजोर करने वाले बन रहे हैं। बुध की स्थिति भी कहीं बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, और शुक्र और शनि और केतु दोनों का प्रभाव पंचम भाव पे इस प्राइमरी एजुकेशन के बाद जो माध्यमिक शिक्षा का जो काल होता है उसको थोड़ा सा वो निगेटिवली अप्रोच करके या निगेटिव प्रभाव में ला देता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जहां निर्णय लेने में परेशानी होगी, प्रेम संबंध, और व्यक्ति कई बार धोखाधड़ी के भी मामले में फंस जाता है, लोग इसका प्रायः लाभ उठा लेते हैं, ये बात बनती है। अब यहाँ पे सूर्य को दिखाऊंगा और यहाँ पे सूर्य को दिखाऊंगा। अध्ययन करते हैं कि कैसे ये ग्रह मजबूत हो रहे हैं या फिर कैसा फल करेंगे। सबसे पहले बात ग्रहों के राजा सूर्य की करता हूँ। सूर्य आपकी कुंडली के लिए
बनते हैं चतुर्थ भाव के अधिपति। वो 12वें गए उच्च के हुए, लग्न में वो उच्च के हुए लेकिन 12वें, तो ये थोड़ा प्रभाव से च्युत हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, हट रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। लेकिन अगर नौमांस कुंडली में देखता हूं तो ये सूर्य कहां के अधिपति, 12वें भाव के अधिपति, यहां भी वो थोड़े से उनको कमजोर भाव मिल रही है। भाव जो है वो वहां कमजोर का मिला। उनके भाव में गुरु, केतु और बुध बैठे हैं। बुध कौन है, लग्न का अधिपति। यहां भी जो लग्न का अधिपति है वो व्यय में जा रहा है। इस वजह से यहां भी एक प्रकार का मुश्किल व्यक्ति के जीवन में थोड़ी सी स्थितियां देखने को बन रही है, क्योंकि लग्न का अधिपति कहीं भी व्यय में गया। उसकी दूसरी राशि जन्म कुंडली के दशम भाव के पे बन रही है। इस वजह से कि बुध में अगर स्थिति देखता हूं तो इन दोनों केंद्रों के मालिक होकर के 12 में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के स्वभाव को भी प्रभावित करेंगे, व्यक्ति के निर्णय को प्रभावित करेंगे। व्यक्ति के व्यक्तित्व को जितना निखर करके सामने आना चाहिए, समाज और प्रतिष्ठा के तौर पे जितनी चीज़ें मिलनी चाहिए वो थोड़ी कमतरी से मिलती हैं, या हो सकता है कि व्यक्ति को मेहनत ज़्यादा पाना पड़े और ज़्यादा करना पड़े, ये बात बनती है। अब मैंने ये बात करी कि सूर्य तो 12वें भाव के अधिपति होकर के यानी कि दुह स्थान के अधिपति हुए, उच्च के ही हुए हैं लेकिन अष्टम भाव में। यहाँ भी उच्च के हुए 12वें में, यहाँ भी उच्च के हुए अष्टम में। स्वास्थ्य का ध्यान, हड्डियों की परेशानी, नेत्रों की परेशानी, पिताजी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। पिताजी के साथ संबंधों को फिर से पुनर्गठित करने का और परिभाषित करने की आवश्यकता है, क्योंकि नौमांस कुंडली में भी पिता भाव का अधिपति व्यय में, यहाँ भी पिता भाव के अधिपति लाभ में तो जा रहे हैं आपकी कुंडली के लिए, लेकिन पिता से लाभ तो दिख रहा है, लेकिन स्वास्थ्य की स्थिति में यहाँ पे सूर्य को थोड़ा व्यय में जाते दिख रहा हूँ। इस वजह से आपको इंतला कर देता हूँ। अगले ही पल में चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है। यहाँ भी अगर देखता हूँ तो वो उच्च के हो रहे हैं, मतलब व्यक्ति के यहाँ पे जहाँ वो धन के दाता बन रहे हैं, और यहाँ पे वो जन्म कुंडली में उच्च के हो रहे हैं नौमांस में, नवम भाव में, और वो भी शुक्र के साथ, जो कि राशि का अधिपति वहां खुद बैठा है। मतलब कि व्यक्ति की कुंडली में जहां ये भाव अच्छा हुआ वहीं जन्म कुंडली का धन भाव भी अच्छा हुआ। कारण क्योंकि धन का अधिपति शुक्र उच्च के चंद्रमा के साथ बैठा है। तो ऐसी स्थिति में विधाता ने क्या खेल रचा है इनकी कुंडली के साथ। आप सोच के देखिए कि व्यक्ति का प्रारब्ध कितना मजबूत रहा है, व्यक्ति का पूर्व जन्म का कृत्य कितना बेहतरीन रहा था कि उसने सारे ग्रहों को बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से सजा करके बैठाया है। ये लो बच्चा, तुम्हारी ये कुंडली है। अब विचार करिए, तो यहां उच्च के चंद्रमा यहां बने, लग्न से नवमांस में स्थिति मजबूत बनी, क्योंकि वो उच्च की राशि से ही निकले थे और अगले ही भाव में उनकी खुद की राशि बनी थी। यहां पे भी वो जन्म कुंडली में उच्च के हो रहे हैं और उस राशि के अधिपति और भाग्य भाव में व्यक्ति धार्मिक होगा, अपने से बड़े और गुरुजनों का आदर करेगा, क्योंकि सूर्य दोनों जगह उच्च की अवस्था में है। गुरु भाग्य भाव में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति को कहीं ना कहीं धार्मिक मनोवृत्ति का ही बनाएगा। व्यक्ति खोज करने वाला होगा, खोजी होगा, इंसानियत का पालन करने वाला होगा, गुरुजनों का आदर करने वाला होगा। जीवन में एक बार से कई बार उसे धार्मिक कृत्य करने के अवसर कई बार प्राप्त होंगे। व्यक्ति पराक्रमी होगा, अपने मेहनत और मेहनत के बल पर व्यक्ति समस्त प्रकार के सुखों का प्रदाता और विधाता बनेगा। ये सारी चीजें बन रही हैं। अब उसके बाद अगर चंद्रमा की बात हमने करी तो मंगल को देखते हैं। तो मंगल इनकी कुंडली में 12वें भाव के अधिपति और सप्तम भाव के अधिपति बनते हैं। अपने भाव से चौथे दसवें के संबंध में है। गिन के देखिए, चौथे दसवें का संबंध बता देता हूं। यहां से 7 ये हुआ और 8 9 10। अगर कोई भी ग्रह अपने भाव से चौथे के दसवें के संबंध में जाए ना तो थोड़ा सा परेशान करता है। वो भाव से अगर चौथे दसवें के संबंध में हो, द्विद्वादश के संबंध में हो, छठे आठवें के संबंध में हो, तो थोड़ा अपने प्रभाव को और जिस भाव में वो बैठा होता है दोनों को प्रभावित करता है। बात सही है और क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी बात है कि यहां मंगल चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, और यहां पे अगर बात करते हैं तो मंगल अपनी राशि के बैठे, यानी कि पराक्रम भाव का अधिपति पराक्रम में बैठा। व्यक्ति मेहनती है, क्योंकि दो शुभ ग्रह भी तो इस भाव को शुभता दे रहे हैं। सूर्य उच्च का भी तो हो रहा है। ये बात समझने वाली है। दरअसल यहां पे मंगल वक्री होंगे और इनका कुछ प्रभाव पिछले भाव का भी पड़ेगा। इसका मतलब है कि व्यक्ति थोड़ा कटुवचन भाषी भी होगा, कभी कभी कठोर बोलेगा। ये मंगल की दशा जब आएगी तब ऐसी स्थिति में थोड़े से धन की कमजोरी को भी देखने को मिलेगा। ये बात भी तय है। हालांकि धन का अधिपति भाग्य में गया है तो ठीक है ये, परंतु फिर भी मैं समझता हूं कि मंगल का प्रभाव, सूर्य की 7वीं दृष्टि यहां नीच की पड़ेगी, ये थोड़ा सा प्रभावित करेगा व्यक्ति के स्वास्थ्य को, धन को। और जब जब सूर्य की दशा आएगी तो उत्तरार्ध जो होगा सूर्य की दशा का वो थोड़ा सा निगेटिव जाएगा। ऊपर से राहु का प्रभाव,
यानी कि धन भाव पे ये स्थितियां बन रही हैं कि व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। ठीक है, अब अगली चर्चा मैं मंगल की कर रहा था, तो मंगल की चर्चा करी तो यहां पे इसका प्रभाव बताया। मंगल की दृष्टि अगर देखता हूं तो यहां से वो 1 2 3 4 राहु और मंगल का योग, व्यक्ति को शत्रुओं से कभी भी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका दूसरा कारण यह है क्योंकि बुध यहां से बैठ करके जन्म कुंडली के छठे भाव को देख रहा है, और आपकी कुंडली में अगर बुध छठे भाव को देख रहा हो ना, या स्वयं छठे भाव में बैठा हो, किसी भी शत्रु से परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। और एक बात और बता दूं तो धार्मिक ग्रंथ, धर्म के ग्रंथ और ज्योतिष के ग्रंथ ये कहते हैं कि अगर छठे भाव को बुध देख लेता है तो व्यक्ति धार्मिक मनोवृत्ति का होता है, भगवान का भक्त होता है, श्रेष्ठ जनों से संबंध बनाने वाला होता है, समाज के उच्च वर्गों से मिलन और मिलनसार और मिलने वाला होता है। ये बात पक्की है। तो ये मंगल की बात रही। सातवीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे, ये ठीक होगा क्योंकि वहां पे 2 पापग्रह नहीं शुभ ग्रह बैठे हैं, ये बात बनती है। और स्वराशि का बैठा है ग्रह, ये ठीक होगा, वो तुष्ट नहीं है, परेशान नहीं है, इस वजह से वो खुश होगा। उसके बाद आठवीं दृष्टि भाग्य भाव, यहां दशम स्थान पे देखेंगे, ये इनका दिग्बली भाव है। अब विचार करिए तो मंगल की आठवीं दृष्टि दशम भाव पे पड़ी, यहां भी मंगल की आठवीं दृष्टि दशम भाव पे, दोनों ही भावों में कैरियर भाव पे मंगल का प्रभाव। मंगल षड्बल में बली, कुंडली में कारक सप्तम भाव के अधिपति, यहां पे पराक्रम भाव के अधिपति। ये स्थितियां व्यक्ति की कुंडली में बिजनेस की तरफ या मंगल से संबंधित व्यवसाय की तरफ, क्योंकि दशमांश कुंडली में दशम भाव में मंगल, सूर्य और गुरु एक साथ एक अच्छी राशि में बन रहे हैं और बैठे हैं। ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति की कुंडली में मैं बुध को कमजोर देख रहा हूं, गुरु नीच के बैठे हैं, सूर्य अष्टम भाव में जा रहा है, शुक्र भी 12 में जा रहे हैं। इस वजह से मैं ये बात कहूंगा कि व्यक्ति के पढ़ने का मन थोड़ा सा कम की ओर आकर्षित होता है, व्यक्ति का मन पढ़ाई में थोड़ा कम लगता है। आज ही मैंने इनसे सुबह बात करी तो इन्होंने इस बात की हामी भी भरी है, ये दिख रही है कुंडली में, क्योंकि ज्ञान का अधिपति 12 में राहु बैठा, शनि केतु का प्रभाव, सूर्य द्वासम यहाँ अष्टम में बैठा, ये बातें बन रही हैं। अब उसके बाद बुध की चर्चा करता हूँ। बुध आपकी कुंडली में बनते हैं धन भाव के अधिपति, उनकी दूसरी राशि पंचम भाव में बनी, इन दोनों भावों के अधिपति होकर के 12 में गए। अब यहाँ पे विचार करिए तो यहाँ पे मैंने चर्चा करी कि कैरियर भाव के अधिपति और लग्न के अधिपति यहाँ भी व्यय में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये थोड़े से कैरियर को अनस्टेब्लिशमेंट दे रहे हैं और उसमें चंचलता भी दे। हालांकि बुध व्यवसाय का कारक होता है और उसकी राशि यहाँ बनी है, तो व्यक्ति अगर कम्युनिकेशन का भी अगर काम करे या किसी भी तरीके का कोई व्यवसाय करे, क्योंकि मंगल देख रहा है, तो व्यक्ति कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में जा सकता है, कोई भी काम करें। अगर एक बात बता देता हूँ, मंगल अगर दशम भाव को देख रहा है और मंगल का दशम भाव पे प्रभाव है तो मंगल से संबंधित कारोबार कर लेना चाहिए। और दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं मंगल की स्थिति कुंडली में अच्छे बन रही है, अच्छे तौर पे और अच्छे बनते हुए देखने को मिल रही है। वो हर जगह से सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है, अष्टम भाव को प्रभावित कर रहा है, दशम भाव को प्रभावित कर रहा है, भाग्य को देख रहा है, चंद्रमा और सूर्य की स्थितियां कुंडली में अच्छी बन रही हैं। इस वजह से व्यक्ति अगर व्यवसाय भी करेगा तो उसका मन मस्तिष्क और उसका पराक्रम, उसका धैर्य, उसकी महत्वाकांक्षा उसके साथ टिक करके रहेगी। गुरु ज्ञान के पक्ष के कमजोरी के तौर पे देखने के मालिक बन रहे हैं, इस वजह से मैं ज्ञान के पक्ष को थोड़ा कमजोर समझ रहा हूँ। बुध की बात ये रही। गुरु की बात करता हूँ, यहाँ पे गुरु की स्थिति मैंने चर्चा कर रखी है। यहाँ पे गुरु को अगर देखता हूँ तो सुख भाव के अधिपति बने, वहाँ पे शनि बैठे हैं और सुख के अधिपति होकर के गुरु व्यय में गए, यहाँ भी सुख के अधिपति होकर के व्यय में। मतलब एक बात तो और पक्की हो रही है कि व्यक्ति की कुंडली में सुख के लिए थोड़ा सा खाक छानना पड़ेगा और सुख के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, पराक्रम करना होगा। अगर आप ये सोचते हैं सौरभ जी कि मैं आराम से बैठ करके या किसी के द्वारा कोई चीज़ मिल जाए मुझे, तो वो थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे शनि बैठा है, थोड़ा भागना पड़ेगा। और शनि जब जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में खुद बैठ जाते हैं तो मेहनत कराने के लिए ये प्रेरित करते हैं। दरअसल मंगल के अगले ही भाव में एक और पापग्रह बैठा ना, यहाँ पे ये शुभ भाव है। ये दरअसल शुक्र यहाँ पे दिग्बली होते हैं, गुरु की राशि बनी और यहाँ पे मंगल इसके पिछले भाव को प्रभावित किए और अगले ही भाव में एक शनि बैठा है जो कि इसका प्रबल शत्रु होता है, तो कहीं ना कहीं सुख को वो कमजोर कर रहा है। चतुर्थ भाव में शनि का प्रभाव व्यक्ति के माता के साथ संबंधों को कई बार कमजोर और माता के स्वास्थ्य को परेशान करता है। यह सुख भाव है तो यहाँ से चीटिंग भी हो जाती है व्यक्ति के साथ कई बार। और गुरु यहाँ के अधिपति होकर के 12वें जा रहे हैं, यानी कि छिटक रहे हैं बाहर, उनको रोकना होगा। सुख पाने के लिए मेहनत ही करना होगा। अगर आप आलस्य से युक्त हो रहे हैं, जैसे कि वृषभ लग्न वाले आलसी नहीं होते हैं, लेकिन मिथुन लग्न वालों में थोड़ी सी आलस्य कभी कभी मिथुन राशि में देखने को मिलता है, तो मैं फिर भी आपको कहूंगा, चूंकि लग्न का व्यक्तित्व का जो निर्धारण हो रहा है वो 12वें भाव से हो रहा है, वहां का अधिपति 12वें बैठ रहा है, इस वजह से थोड़ा सा आलस्य तो है। ये गुरु की बात रही।
गुरु की स्थिति अगर देखता हूं तो 5वीं दृष्टि से जन्म कुंडली के सुख को देख भी रहे हैं। 1 2 3 4 5 ये देंगे मेहनत करने पे। और 7वीं दृष्टि से यहां देख रहे हैं गुरु राहु का संबंध, ये व्यक्ति के स्वास्थ्य में पेट से संबंधित समस्या को दिखाने वाला है। एसिडिटी, जलन या कब्जियत आदि की समस्या को भी देने वाले हो जाते हैं। व्यक्ति के पास यात्रा करने की गुंजाइश ज्यादा हो जाती है। और 9वीं दृष्टि से 7 के बाद 8 और 9 अष्टम भाव को देख रहे हैं, ये पेट के रोग को देने वाले हो रहे हैं। सूर्य उच्च का बैठा है, एक्सीडेंट वगैरह का भी योग बनता है, तो कभी कभी ख्याल रखना जरूरी है। गुरु की बात रही। अब शुक्र की चर्चा करता हूं। शुक्र आपकी कुंडली में बनते हैं दरअसल लग्न के अधिपति 12वें और छठे भाव के अधिपति 12वें। ये व्यक्तित्व को कमजोर कर रहे हैं। दरअसल वो तटस्थ होते हैं, कुंडली में कारक भी नहीं होते हैं। और यहां पे अगर देखता हूं तो जन्म कुंडली में शुक्र जो हैं वो अपने ही भाव में बैठे हैं, भाग्य भाव में। यहां पे शुक्र की स्थिति अच्छी बन रही है लग्न कुंडली से ज्यादा, यानी कि यहां जो ग्रह फल कर रहा है वो दरअसल उससे ज्यादा फल शुक्र का यहां नवमांश में मिलते देखा जा रहा है। तो शुक्र दशा में आरंभ में थोड़ी सी भले मुश्किल पैदा करें, खर्च ज्यादा बढ़ाएं, हो सकता है कि थोड़ा सा मेहनत ज्यादा कराएं, थकाए ज्यादा, यात्रा ज्यादा कराएं, लेकिन बाद की जो उनकी दशा रहेगी वो आपके लिए लाभदायक रहेगी। ऐसी स्थिति में भाग्य का सहयोग मिलेगा, उच्चतम स्तर के लोगों के साथ आपकी मुलाकात होगी, श्रेष्ठ जनों के पास जाकर के आपके यात्रा का लाभ मिलेगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, व्यक्ति अच्छे अच्छे कामों को करने वाला होगा, सद्बुद्धि और सद्गति का पालन करने वाला होगा। ये सारी चीजें शुक्र यहां से दे रहे हैं क्योंकि चंद्रमा उच्च का बैठा है। ये शुक्र की बात रही। शनि की बात कर लेता हूं। यहां पे शनि दशम और नवम भाव के अधिपति होकर के लाभ में बैठे हैं। अगर विचार करिए तो शनि यहां पे सुख भाव में बैठे थे जो कि गुरु की राशि में बैठे थे। उनकी वस्तुतः राशि जो बनती है वो कहां बनती है? जन्म कुंडली के पंचम और छठे भाव में। इन दोनों भावों के अधिपति होकर के, यानी कि एक तो रोग भाव मिला और दूसरा पंचम भाव, यहां के अधिपति होकर के पीछे गए, यानी कि त्रिकोण का संबंध बना, केंद्र का त्रिकोण के अधिपति हुए और केंद्र में गए। लेकिन ये बुढ़ापा को कहीं ना कहीं ग्रसित और कमजोर कर देते हैं, कभी कभी दंत रोगी भी बना देते हैं और कभी कभी स्वास्थ्य को परेशान भी करते हैं। दरअसल शनि की तीसरी दृष्टि यहां पड़ेगी अपनी राशि पे। व्यक्ति अगर ऋण लेकर के भी कोई काम करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा ठीक है, मंगल ठीक है, सूर्य भी ठीक है और कहीं ना कहीं राहु भी पंचम भाव में बैठ करके एक तरीके से इनके यश, गौरव और सम्मान में वृद्धि देने वाला ही हो रहा है। थोड़े से कंफ्यूजन में है वो। ये बात शनि की रही। शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ ये ठीक है, यहाँ पे अच्छी स्थिति है। वो व्यक्ति के कार्य में निरंतरता देने वाले होंगे और व्यक्ति को उद्वेलित करने वाले भी होंगे। व्यक्ति अगर चंचल होगा कार्य क्षेत्र को लेकर के तो उसको वो बांधने का काम करेंगे। ये बात है। राहु केतु की स्थितियां, राहु लग्न को भाग्य भाव को देख रहे थे, ये थोड़ा प्रभावित कर रहे हैं यहां भी, और यहां से वो जन्म कुंडली के कैरियर भाव को देख रहे हैं। ये ठीक है, ये अच्छी बात है। राहु का जो दृष्टि प्रभाव यहां पे रहेगा वो अच्छे तौर पे रहेगा। 7वीं दृष्टि से जन्म कुंडली के व्यय भाव को देख रहे हैं, यात्रा कराएंगे, थोड़ा सा व्यय देंगे, मानसिक दुर्बलता के शिकार बनाने देंगे, क्योंकि ये बुध को भी तो देख रहे हैं, गुरु को भी देख रहे हैं ना, केतु भी बैठा है। इस वजह से कभी कभी व्यक्ति के सुख में वो तब्दीली, सुख में बेचैनी, सुख में परेशानी, माता के स्वास्थ्य को परेशान, ऐसी स्थिति में राहु की दशा शामिल हो सकती है। व्यय को परेशान करे, यात्रा अनायास करना पड़े, ये स्थितियां बनती। इन सबके अलावा आपकी कुंडली में बिजनेस के क्षेत्र में जाना आपके लिए बड़ा अच्छा होगा, खास करके मंगल से संबंधित, क्योंकि मंगल का प्रभाव दशमांश कुंडली में भी अच्छे तौर पे देख रहा हूं। लग्न कुंडली में भी उनकी स्थितियां बहुत अच्छी बन रही हैं, क्योंकि वो यहाँ के अधिपति सप्तम भाव के अधिपति होकर के उसको देख रहे हैं। गुरु छिटक रहे हैं, बुध बाहर जा रहे हैं, शुक्र बाहर जा रहे हैं, लेकिन कुंडली में इन तीनों की स्थितियां बाहर जाने के बावजूद भी अच्छी बन रही हैं। हाँ, अगर वो किसी अन्य भाव में बन जाती, किसी केंद्र में बन जाती, लाभ में बन जाती, पंचम नवम में बन जाता तो ये ठीक होता, लेकिन थोड़ा सा वो कमजोर अपने आप को कर रहा है। ये बात बन रही है। अब कुछ मोटी मोटी बातों को आपकी कुंडली में बता देता हूं। आपको आलस्य बिल्कुल नहीं करना है, काम ही करना है, और ये बात पक्के तौर पे सिद्ध हो जानी चाहिए। और ये सिद्ध है कुंडली में कि व्यक्ति बिना मेहनत का अगर कोई पाना चाहे तो मुश्किल है। दूसरी बात, आपकी कुंडली में जो दशा होगी वो मंगल की भी ठीक रहेगी, बहुत बुरी नहीं बीतने वाली है। जो दशा बीमारी और कमजोरी के तौर पे रहेगी वो आपकी कुंडली में हो सकता है कि वो बुध का थोड़ा कमजोर बने। सूर्य की दशा आरंभ में थोड़ी मुश्किल पैदा करेगी, या शुरुआत में थोड़ी सी अच्छे भी फल को देंगे, वो बाद में जाकर के थोड़े से, मतलब वो उनका प्रभाव भी मिला जुला रहेगा। गुरु अपने प्रभावों को थोड़े कम तरीके से देने वाले होंगे। बुध की दशा थोड़ी कमजोर मैंने बताई, मंगल की दशा ठीक रहेगी, सूर्य भी ठीक रहेंगे। गुरु की दशा कमजोर बताई मैंने। शुक्र की दशा अगर बात करते हैं तो वो तो खुद लग्नेश होते हैं, दशा ठीक होगी, लेकिन फिर भी जितना व्यक्तित्व को निखर करके सामने आना चाहिए उससे थोड़ा कम होगा, क्योंकि वो अवयोग में है।
उसके बाद शनि की दशा आपकी कुंडली के लिए देखता हूं तो वो कर्मेश होते हैं, कर्म के प्रति उद्वेलित करते हैं व्यक्ति को। एक तरीके से अगर ये कहें तो पंचम भाव में राहु बैठा है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को काम के लिए प्रेरित करता है। ये स्थितियां बन रही हैं। अगर विवाह करना होगा तो जन्म कुंडली को देख करके तुला राशि, तुला लग्न की अगर कोई जातिका मिल जाए तो विवाह कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं देखूं तो कुंभ राशि की अगर कोई जातिका मिल जाए या अगर कोई जातिका मिल जाए तो आप उससे विवाह कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखता हूं तो कहीं ना कहीं धनु लग्न या धनु राशि की अगर कोई जातिका मिल जाए तो विवाह कर सकते हैं। अगर भाग्योदय पाना चाहते हैं और भाग्य का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि पूर्व दिशा की तरफ बढ़ना चाहिए। अपने जन्म स्थान से पूर्व दिशा की तरफ बढ़िए, आपको लाभ होगा। अभी आपकी कुंडली में शनि की दशा चल रही है, ये कर्मेश की दशा है, अच्छी है और बुरे भी नहीं है, वो लाभ के भाव में बैठे हैं, बेहतरीन ही रहेंगे। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। एक कार्यक्रम और आएगा अभी, उसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग और उस पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि मैं कितना सही हूं और कितना गलत। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।